Good morning, children. Class 10th. दोबारा बोलिए। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 10th। आज हम आपको हिंदी में गद्य खंड में पाठ 10 नेताजी का चश्मा पढ़ाएंगे। इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। पहले हम थोड़ा सा स्वयं प्रकाश लेखक के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल शैक्षिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनको समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो बच्चों, जो देश का भूभाग है, देश की जो सीमा है, देश के जो नदी पहाड़ हैं, पर्वत घाटियां हैं, वे ही देश नहीं कहलाते हैं। अपितु देश में रहने वाले जो भी लोग हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उन सभी का योगदान होता है। हर व्यक्ति का योगदान रहता है देश के निर्माण में, चाहे वह छोटा व्यक्ति हो, चाहे वह बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वह मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हो। हर व्यक्ति से देश बनता है। सीमा भी होती है, भौगोलिक स्थितियां भी होती हैं, नदी पहाड़ पर्वत घाटियां, वृक्ष वनस्पतियां भी होती हैं, मजदूर किसान भी इसमें काम करते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर भी काम करते हैं। तो इन सब का जो योगदान होता है वह अपने देश के लिए होता है। तो नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में देश के निर्माण में, संचालन में अपना योगदान दे रहा है। अब इस पाठ को आगे देखें। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। किसको गुजरना पड़ता था? हालदार साहब को। कब गुजरना पड़ता था? हर 15वें दिन। क्यों गुजरना पड़ता था? कंपनी के काम के सिलसिले में गुजरना पड़ता था।
कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। जिस कस्बे से हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से गुजरते थे, वह कस्बा बड़ा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। मतलब कहने का यह है कि वह उसे न हम कस्बा कह सकते हैं और न ही गांव कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ही पक्के मकान थे और जो बाज़ार में दुकानें थीं वो भी कम ही थीं। इसलिए हमने उसको गांव कह सकते हैं, न कस्बा ही। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, 1-2 नगर पालिका भी थी। तो उस कस्बे में क्या था कि एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और 1-2 नगर पालिका। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। नगर पालिका उस कस्बे में क्या करती थी? कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो नगर पालिका क्या करती थी? कभी सड़क बनवा देती थी, कभी पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, कभी सम्मेलन करवा दिया। और उसी नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने क्या किया? मुख्य बाजार का जो चौराहा था, मुख्य बाजार का जो चौराहा था, उसी चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दिया। और वो प्रतिमा किसकी थी? संगमरमर की। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो जो कहानी स्वयं प्रकाश का है, नेताजी उसी के बारे में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में है। और उस प्रतिमा के बारे में भी एक छोटे से हिस्से के बारे में कहानी लिखी गई है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। लेखक ये बता रहा है कि अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण, अपने देश में बहुत सारे अच्छे मूर्तिकार हैं, लेकिन उनकी जानकारी न होने के कारण, और अच्छी मूर्ति के लगाने के लिए उसमें कितनी लागत आएगी, तो इस लागत का अनुमान करके, और जो नगर पालिका के पास बजट था, उस बजट से कहीं ज़्यादा अच्छी मूर्ति लगाने का अनुमान करके क्या हुआ? काफ़ी समय तक ऊहापोह रहा होगा, तर्क वितर्क किया होगा, चिट्ठी पत्री बर्बाद हुई होगी, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। लेखक ये कहानीकार ये कल्पना कर रहा है कि नगर पालिका के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने का हुआ होगा, और समाप्त होते हुए तो उसने क्या किया होगा कि किसी स्थानीय कलाकार को बुलाया होगा और नेताजी की जो मूर्ति है उसको बनाने का आदेश दे दिया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा। तो अंत में क्या हुआ होगा कि जो कस्बे के इकलौते अकेले हाई स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर थे, उनको मान लीजिए उनका नाम मोतीलाल हो, उनको ये काम सौंप दिया होगा कि चलो आप ही जो है मूर्ति बना दो। जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, उन्होंने क्या किया कि हम तो 1 महीने में
नेताजी की मूर्ति बना करके बना देंगे। तो ये सब सारा काम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका कार्यकाल समाप्त होने का है, किसी उसी हाई स्कूल के किसी ड्राइंग मास्टर को दे दिया होगा और उन्होंने बोला होगा कि हम तो 1 महीने में नेताजी की मूर्ति बना करके तैयार कर देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति किसकी थी? संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। कैसे? कि टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, मतलब जहाँ टोपी है और बटन जहाँ उनका है दूसरे बटन, कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। कितनी फुट ऊंची रही होगी? 2 फुट, जिससे कहते हैं बस्ट। क्या कहते हैं उसको? बस्ट कहते हैं। मतलब कोट के दूसरे बटन तक, मतलब यहाँ तक आया होगा और यहाँ तक, बस इतना ही जो है मतलब मूर्ति रही होगी, जिसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी। क्या थी? सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? सुंदर। कुछ कुछ मासूम और कमसिन। कुछ कुछ कैसे लग रहे थे? मासूम और कुछ कुछ कमसिन, कुछ कुछ सुंदर भी लग रहे थे। फौजी वर्दी में। कैसी वर्दी में? फौजी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। कोई भी मूर्ति कोई देखता था तो क्या याद करता था? दिल्ली चलो, मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो। क्योंकि जो भी उस मूर्ति को देखता था उसके मन में यही भावना जगती थी उस समय की, जब उन्होंने घोषणा किया था दिल्ली चलने का, घोषणा किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो ये भावना हर व्यक्ति के मन में उभरती थी, वगैरह वगैरह याद आने लगते थे। ये भावना उसको देख, उस मूर्ति को देखकर। इस दृष्टि से सफल और सराहनीय प्रयास था। हर कोई व्यक्ति जो गुजरता था तो यही भाव लेकर के उधर से गुजरता था। ये बहुत ही प्रेरणादायक बात थी। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती रहती थी। कोई कमी रह गई और उसको देखते ही वह खटकती थी। क्या चीज़? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। सब कुछ तो था, लेकिन क्या नहीं था? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। फिर लेखक बता रहा था कि नेताजी के आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। चौड़े फ्रेम वाले और उस चश्मे का रंग काला था और मूर्ति को पहना दिया गया था। हकीकत वाला जो चश्मा होता है उसको पहना दिया गया था, संगमरमर का नहीं था वो चश्मा। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। जब हालदार साहब उस चौराहे से गुजरे और पहली बार उन्होंने इस मूर्ति को देखा तो एक कौतूहल भरा मुस्कान जो है उनके मुख पर फैल गया। यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो हालदार साहब के मन में क्या भाव जगा कि यह तो आइडिया बहुत अच्छा है। मूर्ति तो संगमरमर की है लेकिन चश्मा जो है रियल है, वास्तविक है, हकीकत है चश्मा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब कस्बा छोड़कर आगे बढ़े, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। जिस जीप में बैठ करके हालदार साहब जा रहे थे तो कस्बा छोड़ करके आगे बढ़ी जीप, और हालदार साहब जो है अपने मन ही मन उस मूर्ति के बारे में सोच रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। तो क्या उन्होंने सोचा अपने मन में, क्या अनुमान लगाया कि कुछ भी हो, संगमरमर की मूर्ति है, हकीकत का चश्मा है
मूर्ति कमसिन है, सुंदर है, बहुत अच्छी है। यह कुल मिला करके कस्बे वासियों का जो प्रयास है वह सराहनीय प्रयास है, क्योंकि उन्होंने किसी किसी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा लगाया। यह कस्बे वासियों का देश प्रेम का प्रतीक है। यह सराहनीय प्रयास है, वो अपने मन में सोचे। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। तो लेखक ये बता रहा है कि भाई देखो, मूर्ति जो है अच्छी हो या न हो, रूप रंग अच्छा लगे या न लगे, लेकिन एक चीज़ है कि जो भावना है मूर्ति के प्रति लगाने वाले की जो भावना है वो बहुत अच्छी है, और मुख्य वही होता है भावना ही अच्छी होनी चाहिए, और मूर्ति लगाने वाले की भावना अच्छी थी, यह सराहनीय प्रयास है। वरना तो जो देशभक्ति है उसकी भी लोग मजाक उड़ाते हैं। कोई देशभक्त हो तो लोग उसकी भी मजाक उड़ा लेते हैं। कोई देश के लिए काम कर रहा हो, लोग छींटाकसी करते हैं। कोई देश के लिए आगे बढ़ रहा हो तो लोग उसकी निंदा करते हैं, तमाम प्रकार की बुराइयां करते हैं। तो इस प्रकार से देशभक्ति की भी कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। पहली बार देखा था रियल चश्मा था, मूर्ति हुई, लेकिन जब दूसरी बार हालदार साहब उस कस्बे से हो करके उस चौराहे से जहाँ नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी उधर से गुजरे तो उन्हें कुछ अंतर दिखाई दिया मूर्ति में। क्या अंतर? ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। क्या देखा उन्होंने? कि पहले जो चश्मा नेताजी की आंखों के ऊपर लगा हुआ था वो चश्मा नहीं है, दूसरा चश्मा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। कैसा था? मोटे फ्रेम, उस चश्मे का जो फ्रेम था मोटा था और चौकोर था। अब तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा है। अब कैसा चश्मा है? तार का फ्रेम वाला है और आकार कैसा है? गोल है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, वो जानने की इच्छा और देखने की इच्छा और उनके मन में जागृत हुई। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो क्या आइडिया उनके मन में आया, विचार आया कि भाई जो मूर्ति है संगमरमर की, उसका कपड़ा तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन चश्मा तो बदला जा सकता है। ये कितना अच्छा विचार है, कितना अच्छा ये आइडिया है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। तीसरी बार जब वो उसी चौराहे से गुजरे और नेताजी की मूर्ति को देखे तो पहले बार दूसरे बार का भी चश्मा नहीं था, तीसरा चश्मा लगा हुआ था तीसरी बार का। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। जब भी हालदार साहब उस चौराहे से गुजरते थे, जीप से उतरते थे, पान खाते थे और नेताजी की मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? मतलब अब जो है हालदार साहब के मन में एक दुर्दमनीय इच्छा उत्पन्न हुई, कौतूहल उत्पन्न हुआ कि भाई नेताजी का जो चश्मा है वो हर बार कौन बदल देता है, क्यों बदल देता है? जानने की इच्छा हुई। उन्होंने किससे पूछा? पान वाले से पूछ लिया कि बताओ, ये जो नेताजी का जो चश्मा है वो बदल कैसे जाता है, कौन बदल देता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। जो पान बेच रहा था उसके मुंह में पान था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कैसा था? काला था, मोटा था, लेकिन खुश मिजाज था।
हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में पहले तो हंसा। जैसे ही प्रश्न किया हवलदार साहब ने, पहले तो आंखों ही आंखों में मुस्कराया। उसकी तोंद थिरकी। क्या है? तोंद थिरकी, मतलब डोली ऐसे। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूक दिया। क्या किया? घूम करके ऐसे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो उसके दांत कैसे हो गए थे? काले हो गए थे। क्यों? क्योंकि पान खाता रहता था। तो पान वाले जो हमेशा पान खाता रहता है तो उसके दांत एकदम काले हो जाते हैं। तो क्या बोला उसने कि उसने क्या क्या? कैप्टन चश्मे वाला है, वही बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। तो हवलदार साहब समझ नहीं पाए, बोले क्या करता है वो? कैप्टन चश्मे वाला करता क्या है? चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने कहा, समझाया। क्या समझाया? चश्मे चेंज कर देता है। कौन चेंज करता है? कैप्टन चश्मे वाला। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अभी नहीं समझ पाए, अभी वो समझ नहीं पाए। बोले क्या करता है वो? क्या मतलब है? क्यों चेंज कर देता है? कोई गिराक आ गया समझो, कोई ग्राहक, गिराक का मतलब ग्राहक है। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए। क्या चाहिए? चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लगाएगा? किधर से लगाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो क्या करता था? पान वाले ने बताया, किसी को मान लो मोटे फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो वह कैप्टन चश्मे वाला क्या करता था कि नेताजी की मूर्ति से चश्मा उठाता था, उसको दे देता था और दूसरे फ्रेम वाला चश्मा नेताजी के आंखों पर लगा देता था। अब हवलदार साहब को कुछ समझ में आई, थोड़ा बहुत उन्होंने समझना शुरू किया। अब उनकी समझ थोड़ी थोड़ी बात आ रही है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। अब समझ रहे हैं हवलदार साहब कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है? कैप्टन। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। तो कैप्टन चश्मे वाला है, उसको क्या बुरा लगता है कि नेताजी की जो मूर्ति है, तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न लगे, यह उसे बुरा लगता है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। तो चश्मे वाले के मन में क्या है कि बगैर चश्मे के नेताजी की जो मूर्ति है वो अधूरी है, उसकी भावना को आहत करता है और ऐसा लगता है कि जैसे नेताजी को असुविधा हो रही हो बिना चश्मा लगाए। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। क्या करता है? नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा निकाला और उसको फिट कर दिया, क्योंकि उसकी भावना को आहत करता है बिना चश्मे के वाले मूर्ति। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो मान लो कोई ग्राहक आया, उसको मोटे फ्रेम वाला चश्मा चाहिए या पतले फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वह क्या करता है कि उतार करके मूर्ति नेताजी से क्षमा मांगते हुए वह उतार लेता है और ग्राहक को दे देता है, और जो दूसरा चश्मा है वह निकाल करके और नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन भाई
एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब जो है पान वाले से पूछा हालदार साहब ने कि ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन अब ये बताओ कि जो रियल चश्मा है नेताजी का वो कहाँ गया? तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। क्या क्या? दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। क्या किया? फिर आंखों ही आंखों हंसा। उसकी तोंद फिर थरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या बोला? कि जिस मास्टर ने मूर्ति बनाई थी उस मास्टर ने चश्मा बनाना ही भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी। क्या थी? मज़ेदार बात थी। लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। क्या थी? चकित भी करने वाली और द्रवित करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। जिसने मूर्ति को बनाया था उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, और वह वास्तव में कस्बे का एक मास्टर था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा कि हम 1 महीने में मूर्ति बना देंगे। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? जो पत्थर है उसमें पारदर्शी चश्मा बनाया कैसे जाए? कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। तो वह जो है निश्चित नहीं कर पाया होगा, तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कोई उस और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। ओह, मतलब कुछ भी हो सकता है। बनाने का प्रयास किया होगा, टूट गया होगा, बनाना भूल गया होगा, या बारीकी के चक्कर में अच्छा नहीं लग रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, तो बहरहाल वो चश्मा नहीं लगा पाया। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। जो कुछ उसने बताया यह जानने की उनके मन में इच्छा जग रही थी। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? ऊहापोह में चलते हुए, आगे बढ़ते हुए और नेताजी की मूर्ति के बारे में सोचते हुए और उस कलाकार को नतमस्तक होते हुए जब वो आगे बढ़ रहे थे, तभी पान वाले से क्या पूछा कि क्या चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? कौन है वो? तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। क्या देखा? हालदार साहब को बड़े ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बतीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? उस पान वाले ने क्या बोला? अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। पान वाले ने क्या बोला? वो पागल है, लंगड़ा है, वो देखो वो आ रहा है। आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। तो क्या बोला? बड़े व्यंग भरे शब्दों में कहा, आप उसी से पूछ लो, उसका भी कुछ फोटो वोटो छपवा दो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। जब पान वाले ने ऐसा कहा तो हालदार साहब को ऐसा कहना, ऐसा सुनना, मतलब उसकी बात उनको अच्छी नहीं लगी कि ये एक देशभक्त व्यक्ति है, उसका ये पान वाला मजाक उड़ा रहा है, लंगड़ा बोल रहा है, पागल बोल रहा है और रोज़ चश्मे बदलता है। तो ये एक देशभक्त के प्रति जो है
ऐसी बात जो है उनको अच्छी नहीं लगी। तो मुड़ कर देखा तो अवाक रह गए। उन्होंने क्या देखा? जब मुड़ करके देखा तो वे अवाक रह गए। तो वो जो है अवाक रह गए। तो बच्चों, हम अब हम आपको इसके बाद हम कल आपको बताएंगे